सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं जो विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे रेलवे, SSC, UPPCS इत्यादि में पूछे गए क्वेश्चन हैं। कल तक हमने बायोलॉजी के 275 प्रश्न करा दिए थे। आज हम 276 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 276 क्या कहता है। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी जो पैन होता है क्या है। पहला है एसिडिक डाई है, B है पादप हार्मोन है, C है गौड़ प्रदूषक है, D है विटामिन है। तो जो पैन होता है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये बेसिकली एक गौड़ प्रदूषक होता है, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर C। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 277। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है। पहला है स्कॉग, D है प्रदूषक, C है क्लॉग, D है स्मॉग। ये रेलवे NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर D, यानी जो स्मॉग होता है वो कोहरे और धुएं से मिलकर बनता है, जिसे स्मॉग कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 278। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। पहला है शिकागो में, B है एडिलेड में, C है रियो डी जेनेरियो में, D है लंदन में। ये भी SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वह हुआ था ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में, यानी इस का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर C। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 279। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। पहला है ये अम्लीय वर्षा को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। B है यह प्रदूषण नियंत्रण के लिए वृक्षारोपण करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार होता है। C है यह न्यूक्लियर ऊर्जा का प्रयोग शुरू करने के लिए देशों के बीच करार होता है। D है यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। ये भी SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 79 का आंसर नंबर D, यानी जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह ग्लोबल वार्मिंग यानी जो होती है को कम करने के उपाय के लिए एक देशों के बीच करार है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 280। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था। पहला है 2005, B है 1997, C है 2000, D है 2002। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था वो हुआ था सन 2005, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आंसर नंबर A। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 281। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है ओजोन परत के क्षय को रोकना, B है फोटोकेमिकल स्मॉग, C है अम्ल वर्षा, D है ग्लोबल वार्मिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर A, यानी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 282। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था। पहला है मॉन्ट्रियल में, B है ओसाका में, C है जिनेवा में, D है फ्लोरिडा में। तो 282 का जो सही आंसर होगा
वो होगा आंसर नंबर ए, यानी मॉन्ट्रियल में। जो मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, वहीं पर हुआ था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 283 क्या कहता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो 1987 में, उनमें कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था। पहला है विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। बी है विकसित देश 2010 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। सी है विकासशील देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। डी है विकासशील देश 2020 तक पूरी तरह से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में हुआ था, उसमें जो पहला अहम फैसला लिया गया था, उसमें बताया गया था कि जितने भी विकसित देश हैं वो 2000 तक पूरी तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 284 कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। पहला ऑप्शन है जैव सुरक्षा समझौते से, बी है जलवायु परिवर्तन से, सी है ओजोन क्षरण से, डी है प्रदूषण से। ये JPSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है बेसिकली वो संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 285 उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है खेतों में प्रयोग करते हैं उससे क्या होता है। पहला है मृदा प्रदूषण, बी है जल प्रदूषण, सी है वायु प्रदूषण, डी है उपरोक्त सभी। ये UPPCS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी जो फर्टिलाइजेशन के अत्यधिक प्रयोग से वो मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण तीनों तरह का प्रदूषण होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 286 निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। जो वाटर पोल्यूशन है उसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। पहला है समुद्री डंपिंग, बी है घर का कचरा, सी है तट पर मछली पकड़ना, डी है तेल फैलना। ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो 286 नंबर का आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी तट पर मछली पकड़ने से कोई वाटर पोल्यूशन नहीं होता है, यानी इसका आंसर सी होगा। समुद्री डंपिंग का मतलब होता है कि जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, कचरे उचरे, उसको समुद्र में ले जाकर अधिक गहराई में डंप कर दिया जाता है, यानी वहीं पर उसे दबा दिया जाता है। इसे समुद्री डंपिंग कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 287 पेयजल आपूर्ति में कोलीफार्म की उपस्थिति ... का लक्षण है। पहला है फ्लोराइड संदूषण, बी है फास्फोरस संदूषण, सी है पानी के स्रोत का खारापन, डी है मानव अपशिष्ट से संदूषण। ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 287 का वो होगा आंसर नंबर डी, यानी अगर पेयजल आपूर्ति में अगर कोलीफार्म की उपस्थिति अधिक है तो वो मानव अपशिष्ट से संदूषण है। कोलीफार्म जो होता है एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो मनुष्य के आंतों में पाया जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 288 आज का आखिरी प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव के से
होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? पहला है पार्थेनियम, बी है हाथी घास, सी है जलकुंभी, डी है मोगरा घास। तो 288 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी पार्थेनियम को गाजर घास भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।